नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर आरपीएससी एग्जाम विद सुनील। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है हमारे पटवार और वीडियो मेंस के एग्जाम मई और जुलाई में प्रस्तावित है। दोस्तों, हम इस चैनल पर गणित विषय को लेकर बहुत ही सीरियस है। गणित विषय का हमारा जो पोर्शन है दोनों वैकेंसी के अंदर 20% से अधिक है। दोस्तों, वेटेज 20% से अधिक होने का मतलब ये रहा कि अगर गणित केवल आपने गणित का पोर्शन अच्छे से कर लिया तो आप लोगों को वैकेंसी क्लियर करने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, हमने हर बार देखा है कि जो गणित का वेटेज होता है वो सभी प्रकार की वैकेंसी के अंदर कम से कम 15 से 20% हमेशा रहता ही है। और केवल वही एक ऐसा पॉइंट हो जाता है जहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको गणित अच्छे से नहीं आ पाती, तो वो उन क्वेश्चंस को छोड़ आते हैं जिनका वेटेज 20% से अधिक है। दोस्तों, सिलेक्शन के अंदर आपके जो सिलेक्शन है उसके अंदर सबसे बड़ी बाधा क्या आ रही है? गणित। मैं खुद क्या मानता हूं कि पटवार और वीडियो के अंदर वही बच्चा सेलेक्ट होगा जिसको गणित अच्छे से आती है। आप लोग हिंदी अच्छे से पढ़ लोगे, जीके अच्छे से पढ़ लोगे, करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लोगे, इंग्लिश अच्छे से पढ़ लोगे, कंप्यूटर अच्छे से पढ़ लोगे, पर गणित नहीं पढ़ पाओगे दोस्तों। क्योंकि गणित के अंदर आपका वेटेज ही देख लो 20% से अधिक है और बाकी सब्जेक्ट में देखो कि 20% से अधिक वेटेज किसका है। अगर 20% से अधिक वेटेज है तो भी आप लोग उनमें पूरा स्कोर नहीं कर पाओगे। पूरा स्कोर सिर्फ गणित के अंदर ही हो पाएगा। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये ध्यान रखना बच्चों कि हमने गणित अच्छे से सीखनी है ताकि हमारा गणित के अंदर कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं हो। क्या हो दोस्तों? कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं हो। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम देखेंगे कि परसेंटेज के अंदर कौन कौन से सूत्र हमारे काम आते हैं। चलो शुरू करते हैं। अब देखते हैं हम दोस्तों जनसंख्या वाले प्रश्न। कौन से प्रश्न दोस्तों? जनसंख्या वाले प्रश्न। ठीक है। यदि किसी कस्बे या वस्तु की जनसंख्या या वस्तु की लागत, ठीक है, वस्तु की लागत या मूल्य क्या है दोस्तों? यहां पर पी दे रखा है हमारे, और वार्षिक वृद्धि दे रखी है, यानी वार्षिक मतलब ईयरली क्या इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है रेट R% की दर से। तो T वर्षों बाद उसकी जनसंख्या या लागत, जनसंख्या मतलब कस्बे की लागत क्या होगी, या कस्बे की जनसंख्या क्या होगी, या वस्तु की लागत क्या होगी, कितने समय बाद? T समय बाद। T का मतलब क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पर 1 2 3 4 साल बाद इसका वैल्यू क्या होगी? तो क्या होगी हमारे पास T समय बाद? T समय बाद क्या हो जाएगी? पी क्या है हमारे यहाँ पर? पी क्या दोस्तों? यहाँ पर हमारे जनसंख्या या वस्तु की लागत 1 + R/100 की होल पावर T। ठीक है। और यहाँ पर T हमारा क्या हो गया? समय। R क्या हो गई? दर। और P क्या हो गया हमारा? जनसंख्या या वस्तु की लागत। R क्या हो गई? हमारी दर। और T क्या हो गया? हमारा समय। ठीक है दोस्तों, क्या देखा हमने कि यदि किसी कस्बे या वस्तु की जनसंख्या या वस्तु की लागत T है और वार्षिक वृद्धि दर क्या है? R% है, तब T वर्षों के बाद जनसंख्या या लागत क्या होगी? P कोष्टक 1 + R/100 की होल पावर T। जहां T क्या है? समय, लगने वाला समय। और T वर्षों के पहले के, ये हमने क्या निकाला? बाद की। यहां देखना, ध्यान रखने वाली बात कौन सी दोस्तों कि यह है बाद और ये है पहले। ठीक है, ये तो हो गया बाद में और ये हो गया पहले। कि T वर्षों के पहले की लागत जनसंख्या क्या होगी हमारे? P बटे कोष्टक 1 + R/100 की होल पावर T। जहां P क्या है? जहां P क्या है हमारे? वस्तु की लागत या कस्बे की जनसंख्या, और R क्या हमारे? दर, और T हो गया समय। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे हम। पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से
सूत्र काम में आ रहे हैं, फिर उसके बाद हम लेंगे क्वेश्चंस। दोस्तों क्वेश्चंस को हम फॉर्मूले बेस पे भी कर सकते हैं और बिना फॉर्मूले बेस भी कर सकते हैं। आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि फॉर्मूले बेस क्वेश्चंस कैसे करना है और बिना फॉर्मूले के क्वेश्चंस को कैसे करना है। क्योंकि दोस्तों सूत्र बताना मेरा दायित्व है, पर क्वेश्चंस को करना वो आपको आना चाहिए कि आप फॉर्मूले से करोगे या क्वेश्चंस को बिना फॉर्मूले के करोगे। क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे फॉर्मूले हमें याद रखने होते हैं, तो क्वेश्चंस को कैसे करना है, फॉर्मूले से करना है या बिना फॉर्मूले से, वो अपन थोड़ी देर बाद में देखेंगे। अब देखते हैं 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या, ये क्या हो गया, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है 8000। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि बाद में सूत्र कौन सा लगता है हमारा P कोष्टक 1 प्लस R बटे में 100 की होल पावर T, ये सूत्र लगता है ना हमारा। ठीक है, तो हमारा P का मान क्या हो गया 8000, कोष्टक 1 प्लस R कितनी है हमारी 10 और 100 और T कितना है 2। यहां देखते हैं कि P बराबर कितना है 8000, दर कितनी है हमारी 10% और T कितना है 2। तो देखो इसको सॉल्व करते थे, क्या आएगा हमारे पास 8000 कोष्टक 1, इसको लेस ले लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100 प्लस 10 की होल पावर 2, 8000 गुणा 110 बटे 100 की होल पावर 2, 8000 गुणा 110 गुणा 110 बटे 100 गुणा 100। देखो दोस्तों 1 2 3 4 से 1 2 3 4 0 कैंसिल हो गया, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या बचा 80 गुणा 11 गुणा 11, क्या आया 80 गुणा 121, गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, हासिल का 1, 8 एकम 8 और 1 9, तो 9680। क्या है हमारा आंसर 9680। कि दोस्तों 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जो वर्तमान में कितनी है 8000, तो वो 2 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी 9680। अब हम देखते हैं इसी को कैसे कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को कैसे देखते हैं दोस्तों कि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या को हम कैसे हटा देते हैं, किसी वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, जो वर्तमान में कितना है 8 वर्ष और वृद्धि दर कितनी है 10%, तो सेम ही आंसर होगा हमारा। ठीक है, एक क्वेश्चन को हमने कैसे देख लिया जनसंख्या के हिसाब से और एक को देख लिया वस्तु के मूल्य के हिसाब से, तो दोनों में ही हमारा एक ही फॉर्मूला काम कर रहा है P कोष्टक 1 प्लस R बटे में 100 की होल पावर T। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं आगे। यदि हम कोई संख्या क्रमशः x% और y% द्वारा बदलते हैं, फिर शुद्ध परिवर्तन क्या होगा, ये क्या होगा, ये तो हो गया वृद्धि की टर्म। शुद्ध परिवर्तन क्या हो गया हमारा, क्या हो गया दोस्तों x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, क्या हो गया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, क्या हो गया शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत के अंदर। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया शुद्ध परिवर्तन परसेंटेज में हो गया हमारा। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, वो हम करेंगे। अभी हम फॉर्मूला देख लेते हैं। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या या वस्तु की लागत P है, क्या है दोस्तों वस्तु की लागत P है और ये R% वार्षिक। अब देख रहे हैं यहां पर ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि R% वार्षिक दर, R% वार्षिक दर से घटती है। क्या है दोस्तों, घटती है। घटती है तो दर क्या हो जाएगी -R। ठीक है, फॉर्मूला वही काम करेगा, केवल घटने की जगह क्या हो गया -R। ठीक है, तो T वर्षों बाद, यहां पे क्या हो गया बाद और यहां पे हो गया पहले। बाद क्या होगी जनसंख्या क्या हो जाएगी या वस्तु की लागत
पी कोष्टक 1 माइनस आर बटे में 100 की होल पावर टी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या कर रखा है कि दर को क्या कर रखा है, नेगेटिव कर रखा है। तो वहां पे हमने क्या देखा था कि 1 प्लस आर बटे में 100 प्लस क्यों आया था, क्योंकि दर क्या थी वहां पे पॉजिटिव, यानी बढ़ रही थी दर क्या कर रही थी, बढ़ रही थी। और यहाँ पर दर क्या है, घट रही है। तो दर घट रही है तो हम क्या करेंगे, आर को माइनस लेंगे। इसी प्रकार टी वर्ष पहले की जनसंख्या क्या हो जाएगी, पी कोष्टक 1 माइनस आर बटे में 100 की होल पावर टी। तो ये क्या हो गई, पहले की जनसंख्या या पहले की लागत, और वो क्या हो जाएगी टी वर्षों बाद जनसंख्या या लागत पी कोष्टक 1 माइनस आर बटे में 100 की होल पावर टी। कब, जब दर नेगेटिव हो। ठीक है, दर घटती हो। ठीक है, घटने का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, दर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो हम देखते हैं ऐसे दोस्तों क्वेश्चंस भी होते हैं। तो उन क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या करना है, केवल पी का मान क्या रखना है, पी की जगह, और आर का मान आर की जगह, और सोल्व कर लेना है। और टी का मान तो हमें दे ही रखा होगा कि कितने वर्ष पहले या कितने वर्ष बाद में। तो आपको ये से फॉर्मूले याद रखने हैं दोस्तों इसके अंदर, कि बिना फॉर्मूले क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम बिना फॉर्मूले भी कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम बिना फॉर्मूले नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अब जैसे तीन दर दे रखी है एक साथ, क्या दे रखी है, 3 दर दे रखी है एक साथ, और ये क्या है यहां पर, वृद्धि। ठीक है, कि x% की पहले, फिर y% की, फिर z% की क्रमशः वृद्धि दे रखी है। ठीक है, तो इसका एक साथ यानी कि ओवरऑल परसेंट क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड कोष्टक 1, फिर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे हुए 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे हुए 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर इसको एक बार और सरल कर लेते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे हुए 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे हुए 100 गुणा 100, ये हो गया हमारे प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, जब क्या हो, 3 दर दे रखी हो हमारे पास, पहले दर x% से बढ़ेगी, फिर y% से, फिर z% से। तो इन तीनों दरों का ओवरऑल परसेंटेज कितना होगा, ओवरऑल परसेंटेज वो कितना बढ़ेगा। तो वो कितना बढ़ेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे हुए 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे हुए 100 गुणा 100 का कोष्टक में बंद करके फिर परसेंटेज लगाना है। तो वो प्रतिशत हो गया ओवरऑल परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, हम आगे देखते हैं। यदि किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या है, P है। यदि किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या है, वर्तमान जनसंख्या P है, जो क्रमशः पहले, फर्स्ट, सेकंड और तीसरे वर्ष R1, R2 और R% की दर से बढ़ती है या घटती है, प्लस या माइनस, यानी घटती है या बढ़ती है। तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी, R कोष्टक 1 प्लस माइनस R बटे हुए, सॉरी P क्या हो जाएगी, P कोष्टक 1 प्लस R1 बटे हुए 100। देखो प्लस कब जब बढ़ेगी और माइनस कब जब घटेगी। 1 प्लस माइनस R2 बटे हुए 100, 1 प्लस माइनस R3 बटे हुए 100। दोस्तों यहाँ पर प्लस का प्रयोग कब, जनसंख्या जब बढ़ रही है, और माइनस का प्रयोग कब, जब जनसंख्या घट रही है। क्या कह रखा है कि यदि किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या P है और जनसंख्या क्रमशः पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष क्रमशः R1, R2 और R3 की दर से बढ़ती है या
घटती है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी, पी कोष्टक 1 प्लस माइनस R1 बटे वे 100, 1 प्लस माइनस R2 बटे वे 100, 1 प्लस माइनस R3 बटे वे 100। तो ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला, जब 3 बार दर क्या हो बढ़ रही हो, 3 बार क्या हो दर बढ़ रही हो और दर क्या हो अलग अलग हो, दर क्या हो यहां पर देखो मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर दर अलग अलग है, यहां पर दर क्या है दोस्तों अलग अलग है, ठीक है ना। क्योंकि अगर समान होती दर तो हम एक बार में ही कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं एक बार के अंदर कि देखो इसको हम अगर तीनों दर समान होती तो क्या हो जाती 1 प्लस R बटे में 100, और कितने साल बढ़ी 30 साल, ठीक है कितने साल बढ़ी 30 साल। तो हमारा दर अगर एक साथ ही बढ़ती जैसे 10% की दर से बढ़ती है और 3 साल बाद क्या होगी, तो 3 साल बाद क्या होगी ये, पर पहले 10 फिर 11 फिर 12, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा होगा ये वाला। जब तीनों दर अलग अलग हो तो हमें यह फॉर्मूला लगाना है और तीनों दर क्या हो बराबर हो, जैसे 10% दर से 3 साल के लिए, तो वो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी कोष्टक 1 प्लस R बटे 100 की होल पावर 3 या टी। ठीक है दोस्तों यहां तक समझ में आ गया। हम आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट बिंदु, कि यदि किसी राशि में x% की वृद्धि की जाती है, क्या की जाती है वृद्धि प्लस की जाती है, और फिर इसे x% से घटाया जाता है, तो प्रतिशत में परिवर्तन क्या होगा, प्रतिशत में परिवर्तन क्या होगा दोस्तों एक्स स्क्वायर बटे में 100 का परसेंट, क्या होगा दोस्तों एक्स स्क्वायर बटे में 100 प्रतिशत, क्या होगा दोस्तों एक्स स्क्वायर बटे में 100%। कि यदि किसी राशि में x% की वृद्धि की जाती है और फिर से x% कम की जाती है। दोस्तों क्या कर रहा है इसके अंदर, पहले बढ़ा रहा है फिर कम कर रहा है, क्या कर रहा है पहले बढ़ा रहा है फिर कम कर रहा है, तो प्रतिशत में परिवर्तन क्या होगा एक्स स्क्वायर बटे में 100 का प्रतिशत, एक्स स्क्वायर बटे में 100% की कमी होगी। क्या होगी दोस्तों ओवरऑल क्या होगी इसके अंदर, ओवरऑल क्या होगी ओवरऑल क्या होगी कमी होगी। कब होगी जब समान रूप से दर एक बार बढ़े और एक बार कम हो। क्या हो दोस्तों एक बार दर बढ़े और एक बार कम हो तो हमारे ओवरऑल परसेंटेज क्या होगी दर के अंदर कमी होगी, ठीक है क्या होगी दोस्तों कमी होगी जब दर एक बार बढ़े और एक बार कम हो। समान रूप से दर क्या हो तब दर की जो वैल्यू है वो एक ही हो यानी समान हो, तब दर एक बार बढ़ के वापस उतनी ही कम होती है, तब कितनी परसेंटेज की कमी होगी एक्स स्क्वायर बटे 100% की, ठीक है। और हमें ये क्वेश्चन याद रखना है कि ऐसा क्वेश्चन आए तो दर हमेशा नेगेटिव ही रहेगी, पॉजिटिव नहीं रहेगी, ठीक है ओवरऑल चेंज क्या होगा नेगेटिव। अब देखते हैं कि एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर उससे 10% की कमी की जाती है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। क्या होगा दोस्तों हम देखते हैं इसी सूत्र के हिसाब से, क्या देखते हैं हम कि एक्स स्क्वायर बटे 100 क्या होगा 10 का स्क्वायर बटे 100%, 10 का क्या हो गया 100 बटे 100, क्या होगा हमारे पास 1% की कमी। क्या होगा दोस्तों 1% की कमी, ठीक है। अब ये कैसे आया इसको भी हम देखते हैं कि पहले हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, इसको भी हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं ना, ठीक है तो x की वैल्यू क्या है 10 प्लस y की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे में 100। देखो दोस्तों इसके अंदर क्या कर रहा है, पहले तो वो बढ़ रहा है, पहले तो क्या कर रही है वो बढ़ रही है और दूसरी में बाद में क्या कर रही है वो घट रही है। यहाँ पे मैं प्लस लगा देता हूँ, ठीक है तो ओवरऑल हमारे क्या हो जाएगी यहाँ पे माइनस, ठीक है क्योंकि दर क्या कर रही है दर पहले बढ़ रही है फिर बाद में घट रही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है ओवरऑल 10 से 10 कैंसिल, 1 0 से 1 0 फिर कैंसिल, तो -1 क्या -1% की क्या हो गई कमी हो गई,
दर में क्या हो गई, -1% की क्या हो गई, कमी हो गई। ये फॉर्मूला जब x²/100 का परसेंटेज निकालना है तब क्या होगी, तब तो ओवरऑल कमी ही होगी, पर वो कमी कैसे होगी, वो इस फॉर्मूले से होगी। ठीक है, वो इस फॉर्मूले से होगी। समझ में आ गया दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते भी हैं और आए भी हैं, जो बहुत सारे कुछ बच्चों ने गलत कर रखा है दोस्तों। पर आप ये क्वेश्चंस गलत मत कर देना, ऐसे क्वेश्चंस इजी ही आते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यदि किसी संख्या में a% की वृद्धि की जाती है और फिर इसे b% से घटा दिया जाता है तो प्रतिशत में परिणामी परिवर्तन, पहले क्या कर रहा है, पहले प्लस कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, पहले प्लस है तो पहले प्लस, फिर माइनस है तो माइनस b। देखो मैं फिर कह रहा हूं आपको कि प्लस प्लस को गुणा करने पर क्या आता है, प्लस, प्लस और माइनस को गुणा करने पर क्या आता है, माइनस, माइनस और प्लस को गुणा करने पर क्या आता है, माइनस, और माइनस को गुणा करने पर प्लस। ये माइनस के अंदर ये क्या होगी, हमारी संख्या होगी। प्लस का मतलब वो बढ़ रही है और माइनस का मतलब वो घट रही है। ठीक है दोस्तों, इतना सा ही हमें पता करना है। तो यहाँ पे क्या ए क्या है, ए के अंदर वृद्धि हो रही है और बी के अंदर क्या है, कमी हो रही है। तो हम कर दिए ए प्लस का और बी माइनस का। और क्या है हमारे कि एक, देखो हमारा सूत्र क्या होता है, पहले ऐसे ही होता है वो सूत्र, है ना। पहले मैं दिखाता हूं आपको, हमारा सूत्र क्या होता है कि a + b + ab/100, यही सूत्र होता है ना हमारा। अब देखो इस सूत्र को कैसे परिवर्तन करते हैं। a तो क्या है हमारा प्लस a और b क्या है हमारा, कट रहा है, प्लस के अंदर a क्या हमारा प्लस a, b क्या हमारा माइनस के अंदर /100। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ओवरऑल क्या होगा, माइनस होगा ना, माइनस होगा। तो हम माइनस लिख देते हैं यहाँ पर कि +a - b प्लस एक कोष्टक में क्या हो गया, ab/100। ठीक है दोस्तों, तो ये भी प्लस का है और ये माइनस का है, ये क्या है प्लस माइनस। तो हमारा ओवरऑल सूत्र क्या बन जाएगा, +a - b - ab/100। ठीक है, फिर देखते हैं यदि शुद्ध किसी संख्या में a% की कमी की जाती है। मैं फिर कह रहा हूं, देखो वापस यहां पर कमी हो गई, पहले क्या थी वृद्धि और अब क्या हो गई कमी। a% की कमी की जाती है और फिर इसे b% से बढ़ा दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, a क्या है कमी और यहाँ पे b क्या है पॉजिटिव। ठीक है, तो हम देखते हैं, वापस मैं बता देता हूँ आपको कि हमारा सूत्र क्या होता है, a + b + ab/100। जब क्रमिक परिवर्तन हो तो हमारा क्या है, a क्या है माइनस के अंदर और b क्या है प्लस के अंदर, प्लस a क्या है माइनस में, b क्या है प्लस के अंदर /100। दोस्तों प्लस वाली संख्या को लिखते नहीं है, वाली संख्या में प्लस नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा देखो यहां पर क्या हो गया, ओवरऑल -a + b, देखो प्लस और माइनस, ये क्या है प्लस, ये माइनस, सॉरी ये क्या है माइनस और ये क्या है प्लस। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ab/100। पर ये क्या है, ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा हमारा ओवरऑल -a + b - ab/100। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत ये हमारे समझ में आ गया। दोस्तों ये क्वेश्चंस है ना थोड़ा बेसिक कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस है। क्या है, बेसिक कंसेप्ट वाले, कि प्लस करना है या माइनस करना है। और ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या करता है दोस्तों, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। चलो आगे देखते हैं। यदि किसी संख्या में पहले a% की और फिर b% की क्या कर दी जाती है, कमी, मतलब दोनों में क्या करनी है, दोनों में कमी करनी है। तो क्या हो गया हमारे पास कि -a - b + ab/100। देखो
देखो यहाँ पर ये जो प्लस आया है, देखो देखो यहाँ पर जो देखो माइनस ए को अगर मैं माइनस बी से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, वो माइनस और माइनस के हो जाएगा वो प्लस का, तो प्लस ए भी हो गया ना, इसलिए यहाँ पर क्या है ये प्लस, इसलिए वो क्या है यहाँ पर प्लस आया है, क्योंकि माइनस ए और माइनस बी को हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि यदि किसी संख्या में a% की वृद्धि की जाती है और फिर b% की वृद्धि की जाती है तो कुल वृद्धि प्रतिशत। अब यहाँ पे दोनों में क्या कर रहा है, दोनों क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है दोनों, यहाँ दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमारा जो क्या बन गया, a प्लस बी प्लस ए बी बटे हुए 100%। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया आपके। ये बात ध्यान रखना दोस्तों कि हमारा वीडियो और पटवार जो मेंस एग्जाम में है उसके अंदर गणित का वेटेज 20% से अधिक है, तो आपको गणित तो छोड़नी ही नहीं है, गणित तो छोड़नी नहीं है। और गणित का मतलब हुआ कि आपका सिलेक्शन, अगर जिसको अच्छे से गणित आती है ना उसका सिलेक्शन पक्का होगा, ये बात आप अपने जहन में रख लो। अगर आपको गणित आती है तो सिलेक्शन पक्का, अगर गणित नहीं आती है तो सिलेक्शन किसी कंडीशन में नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के दे देता हूं। क्योंकि दोस्तों 20% इसका 20% से अधिक इसका वेटेज है, और वेटेज अधिक है तो इसका मतलब ये मान लो कि जिसको गणित आती है अच्छे से उसी का ही सिलेक्शन होगा। अगर आपने पहले कोई सा भी एग्जाम दिया हो, चाहे वीडियो हो पटवार हो, पहले भी दिया होगा, और पशु परिचय का एग्जाम दिया हो आपने, है ना, रीट का एग्जाम दिया हो या किसी का भी दिया हो, उसमें अगर आप देख लो कि अगर गणित अगर आपको नहीं आ रही है, गणित अगर आपको नहीं आ रही है तो आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं है। नहीं, अगर आपने गणित में 20% में से अगर 15 से 18% अगर क्वेश्चन करके आए तो ही सिलेक्शन मान लो आप। अगर आपने 10% क्वेश्चन किए 20% में से, अगर 10% ही क्वेश्चन किए तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये पक्का मान लो आप। सिलेक्शन मतलब गणित, गणित अच्छे से कर लो और सिलेक्शन लो। देखते हैं, यदि एक आयत की लंबाई में a% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में b% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो यहां पर दो ही हमारे पास क्या है वैल्यू दे रखी है, एक तो लंबाई है और एक चौड़ाई है। तो इसी में परसेंटेज में परिवर्तन करेंगे कि लंबाई में a% की वृद्धि और चौड़ाई में b% की वृद्धि की है तो आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी हम अभी निकालते हैं कि प्लस a कर दो प्लस b कर दो प्लस ab कर दो बटे हुए 100 कर दो। क्यों करना है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है पॉजिटिव है। बस ये हमने पढ़ रखा है, ये हमने पढ़ा था अभी कि अगर a% की वृद्धि की b% की वृद्धि की ओवरऑल वृद्धि कितनी होगी a प्लस बी प्लस ए बी बटे हुए 100। यही तो हमने पढ़ा है अभी। और क्या है कि अगर वर्ग कर दिया तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और एक आयत क्या होता है, एक आयत भी क्या होता है वर्ग ही होता है दोस्तों, पर उसमें क्या हो गया उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या कर दी, अलग अलग कर दी। ठीक है, अलग अलग कर दी तो उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग आएगी ना, इसी प्रकार। और इसी प्रकार ये क्या हो गया वर्ग, वर्ग भी एक आयत है, वर्ग में क्या है लंबाई और चौड़ाई क्या है बराबर, और आयत में लंबाई और चौड़ाई क्या है बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, इसमें a% है, इसमें तो क्योंकि इसके अंदर भुजा बराबर है तो इसमें भुजा दे ही नहीं रखी दूसरी। तो वर्ग की भुजा में a% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारे जो वर्ग है वर्ग में क्या होती है 4 भुजाएं, वर्ग में क्या होती है दोस्तों, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये ए ये ए ये ए और ये भी ए हो गई। ठीक है, तो हम ओवरऑल क्या होगी, ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल यहां पर चेंज हो गया,
ओवरऑल चेंज कितना हो गया, ए प्लस ए बी बटे हुए 100। ठीक है, हमें यहाँ पे बी की जगह क्या लेना है, ए लेना है, तो क्या हो गया हमारा 2a प्लस ए स्क्वायर बटे हुए 100। ठीक है, यहां पर क्या है, ए बराबर क्या है बी। ठीक है दोस्तों, ये छोटे छोटे फॉर्मूले जो हमारे परसेंटेज के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं दोस्तों। यही परसेंटेज आपके एग्जाम में आता है, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। और आपने जब एग्जाम दिया होगा तो ऐसे क्वेश्चंस आपने अपने सामने देखे होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और उस समय अगर आपको नहीं आया हो तो आप यहां पर अच्छे से सीख सकते हो कि हमारा फॉर्मूला कैसे बन रहा है और कैसे काम कर रहा है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या में a% की वृद्धि, देखो वृत्त की वृत्त देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखो त्रिज्या क्या है, त्रिज्या यहां पर कितनी बार है, 2 बार। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, पाई गुणा आर। इसको हम कैसे लिखते हैं, एक बार सही लिखते हैं इसको, पाई गुणा आर। ठीक है, यहां पे आर क्या है, देखो वृत्त, ये वृत्त हमारा, तो वृत्त के अंदर वृत्त में त्रिज्या क्या होती है, वृत्त में त्रिज्या समान होती है। वृत्त में त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, समान होती है। तो समान है, जैसे वर्ग के अंदर हमने पिछली बार देखा था कि वर्ग में भुजा समान है, तो क्या कर दिया उसने, ए के बराबर क्या कर दिया, बी कर दिया, किया ना। हमें भी सूत्र में क्या करना है, ए के बराबर क्या करना है, बी करना है। ठीक है, हमारा सूत्र क्या होता है, ए प्लस ए बी बटे 100। चूंकि ये क्या है, ये क्या है वृत्त, वृत्त में क्या है, ए बराबर बी बराबर त्रिज्या। ठीक है, मतलब क्या है, ये ए बराबर बी बराबर क्या है, यहां पर त्रिज्या को हम आर बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर इन्होंने त्रिज्या को क्या बोल रखा है, ए बोल रखा है। तो क्या हो गया हमारे पास, ए प्लस ए गुणा ए बटे 100, क्या गया हमारे पास 2a प्लस ए स्क्वायर बटे 100 का प्रतिशत। इतना उसके अंदर ओवरऑल चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं घनाभ के अंदर, देखो घनाभ के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। तो ये देख लो घनाभ, ये क्या हो गया हमारी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, ये हो गई एल, ये हो गई बी और ये हो गई एच। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी लंबाई, ये हो गई हमारी चौड़ाई और ये हो गई हमारी ऊंचाई। ठीक है, देखो घनाभ हो गया, तो घनाभ में क्या है, 3 बार है। तो 3 बार में कैसे करेंगे, हमने देखा था 3 बार जब दे रखी हो कि पहले x%, फिर y% और फिर z% हो, तो हम क्या कैसे, कौन सा फॉर्मूला हमारा ओवरऑल चेंज का होगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे हुए 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे हुए 100 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, ओवरऑल चेंज होता है। तो इसी के अंदर हम x की जगह a, y की जगह b और z की जगह c रखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा ये फॉर्मूला जाएगा। जैसे ओवरऑल चेंज का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे हुए 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे हुए 100 का होल स्क्वायर। हमने ये ओवरऑल चेंज देखा था। तो हमें क्या करना है, x बराबर a, y बराबर b और z बराबर c रखना है। तो ये रखने पर हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी को प्लस
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे हुए 100 प्लस ए बी सी बटे हुए 100 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, यहाँ पर x बराबर a, y बराबर b और z बराबर c रख दिया, तो हमारा ओवरऑल चेंज क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे हुए 100 प्लस ए बी सी बटे हुए 100 का होल स्क्वायर। ये हमारा ओवरऑल चेंज हो गया। अब हम देखते हैं घन। देखते हो दोस्तों, घन और घनाभ एक जैसे ही है, घन और घनाभ एक जैसे ही है। घन के अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर, और घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होती है। देखो घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। ठीक है, तीनों बराबर होती है ना। घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, और घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो घन और घनाभ एक जैसे ही है दोनों। ठीक है, दोनों का सूत्र भी एक जैसे ही है, पर उसके अंदर क्या है कि इसके अंदर लंबाई ऊंचाई और घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं, और इसके अंदर बराबर है। तो अब देख लो, इसी सूत्र को हम यहाँ पे लेंगे कि ए की जगह क्या रख दिया, ए। देखो यहाँ पर अब ए की जगह ए, बी की जगह ए और सी की जगह भी ए रखना है। ठीक है, ए क्या है यहाँ पर लंबाई, बी क्या है चौड़ाई और सी क्या है ऊंचाई। तो क्या हो गया हमारे पास, इसी सूत्र को देखो, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे हुए 100 प्लस ए क्यूब। इसको ए क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए गुणा ए बटे हुए 100 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, 3a प्लस 3a स्क्वायर बटे हुए 100 प्लस ए क्यूब बटे हुए 100 का होल स्क्वायर परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया आपको। हम देखते हैं आगे कि एक निश्चित राशि का एक निश्चित राशि का a% पहले आदमी द्वारा और शेष राशि का b% दूसरे आदमी द्वारा लिया जाता है, और अंत में शेष राशि का c% तीसरे आदमी द्वारा लिया जाता है, और सबसे लास्ट में क्या बचा, 100 रुपये क्या बचता है, शेष बचता है। देखो a% पहले आदमी द्वारा, b% दूसरे आदमी द्वारा, और c% तीसरे आदमी द्वारा। देखो टोटल राशि कितनी है, वो कुछ भी मान सकते हैं, अपन x मान लेते हैं ना। तो x मान लेते, x तो यहाँ पे दे रखा है, हम कुछ भी मान सकते हैं। तो उस राशि में से a% एक आदमी लेगा, फिर जो बच जाएगी है ना, जैसे हम 100 रुपये मान लेते हैं, पहले कितने थे 100 में से a% एक आदमी ने ले लिया, फिर बची कितनी पता नहीं, फिर b% जो बची ना उस राशि में से b% लेगा, फिर बची कितनी पता नहीं हमको भी, फिर उस जो राशि बचेगी उसमें से c% तीसरे आदमी द्वारा लेगा, फिर लास्ट में जो राशि बच जाएगी ना वो कितनी बची है हमारे पास, x। ठीक है, वो राशि कितनी बची, x। तो हमारे शुरुआत में रकम कितनी थी वो हमें ज्ञात करनी है। तो उस रकम को ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला कौन सा है, ये कि x गुणा 100 बटे 100 माइनस a, 100 बटे 100 माइनस b, 100 बटे 100 माइनस c। ये कब है, जब राशि ली जा रही है। सही है, ली जा रही है या राशि में क्या हो रही है, कमी हो रही है। कमी का मतलब माइनस, कमी का मतलब क्या करना दोस्तों, माइनस करना है। ठीक है, कि एक राशि हमारे पास थी, उसमें से a% एक आदमी ने ले ली, जो राशि बची उसमें से फिर b% दूसरे आदमी ने ले ली, फिर जो राशि बची उसमें से c% तीसरे आदमी ने ले ली। तो हमारे पास बची जो राशि कौन सी है लास्ट में, x%, x रुपये,
ठीक है, तो उस 100 रुपए के बाद में हमारे पास 100 रुपए शेष बच गए, तो बताओ कि हमारे शुरुआत में कितनी राशि थी। शुरुआत में कितनी राशि थी तो हमको किससे पता लगेगा, इस फॉर्मूले से पता लगेगा कि x गुणा 100/100 माइनस a, 100/100 माइनस b और 100/100 माइनस c से हम हमारी जो पहले रकम थी वो पता कर लेंगे। ठीक है, पर दोस्तों अगर आपको फॉर्मूला आता भी नहीं है ना तो भी हम सोल्व कर लेंगे। अगर आपको फॉर्मूला आता भी नहीं है तो भी हम सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हमारे क्वेश्चंस आने दो, फिर करेंगे उसको। अभी आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला देखो कि हमें फॉर्मूला भी आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं ये तो क्या हो गई हमारी कमी, अब ये हो जाएगी क्या, वृद्धि। ठीक है, देखो ले रहा है तो कमी होगी ना और दे रहा तो वृद्धि। तो देखो कि किसी राशि में a% की वृद्धि की जाती है, फिर जो राशि वृद्धि करने के बाद बचेगी उसमें फिर b% की वृद्धि की जाती है, फिर जो राशि बची उसमें b% की वृद्धि की जाती है और फिर अंत में जो राशि बचेगी उसमें c% की वृद्धि की जाती है। तो परिणामी राशि कितनी आ गई हमारे पास, 100 रुपए, है ना। जो लास्ट में जो राशि आई वो कितनी आई, 100 रुपये आई। तो बताओ पहले कितनी राशि थी, पहले कितनी राशि थी, तो वो लो, हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, x 100/100 प्लस a, 100/100 प्लस b, 100/100 प्लस c। तो हम इस फॉर्मूले से क्या कर लेंगे, हमारे पास जो पहले वाली राशि थी ना, शुरुआती रकम कितनी, शुरुआती रकम हम इस फॉर्मूले से पता कर लेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर फॉर्मूला याद नहीं भी है कोई बात नहीं, हम उसे अपने इंटर जो दिमाग उससे चेंज कर लेंगे, उस दिमाग से हम निकाल लेंगे कि उसको पहले 100 मान के कर लेंगे, x मान के कर लेंगे, y मान के कर लेंगे। पर हमें आपको फॉर्मूला बताना भी जरूरी है कि हमें अगर क्वेश्चन अगर 100 मान के नहीं आ रहा, x मान के नहीं आ रहा, तो भी हम उस क्वेश्चन को फॉर्मूला बेस से भी कर सके। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला बेस से भी क्वेश्चन को कर सके। ये एक बेसिक से एडवांस लेवल है, आपको घबराने वाली बात नहीं है। मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं कि जो बच्चा एक बार जिसने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है गणित की, वो भी आसानी से सीख सके। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि यदि एक निश्चित राशि का a% पहले आदमी द्वारा लिया जाता है, शेष राशि का b% दूसरे आदमी द्वारा लिया जाता है और अंत में शेष राशि का c% तीसरे आदमी द्वारा लिया जाता है, और यदि 100 रुपये क्या बचते हैं, शेष बचते हैं, तो हमने देखा था कि शुरुआती रकम क्या थी, शुरुआती रकम क्या थी, x गुणा 100/100 माइनस a, क्या थी दोस्तों, 100 माइनस 100 माइनस a, 100/100 माइनस b गुणा 100/100 माइनस c। ठीक है, यही थी ना। अब देखो हम इस फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखो एक राशि का 20% ए को दिया जाता है, शेष राशि का 25% दूसरे को दिया जाता है, फिर 50% तीसरे को दिया जाता है, लास्ट में 1500 बचे। तो शुरुआत में कितनी राशि थी, देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए बराबर कितनी है 20%, बी बराबर कितनी है 25% और सी बराबर कितने हैं 50%। फॉर्मूले में रखो इसको, और लास्ट में जो एक्स बची वो क्या है, एक्स बराबर कितना है हमारा 1500 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या है यहाँ, 1500 गुणा 100/100 माइनस 20, 100/100 माइनस 25, 100/100 माइनस 50। ठीक है, 100/75, सॉरी 100/80, 100/75, 100/50। तो ये कितनी बार कटा, 2 बार। ये कितनी बार कटेगा, 5/4, और ये 25 से कितनी बार कटेगा, 4/3। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं 1500 गुणा 5/4, 4/3 गुणा 2। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 3 का 1500 में भाग कितने बार जाएगा, 500 बार। ठीक है, तो 500 गुणा 5 गुणा 2 बराबर 5000। तो हमारे जो शुरुआत में रकम थी वो कितनी थी, 5000। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखो,
पहले कितनी रकम थी 100, फिर क्या कर दी 20% माइनस करने पर क्या हुआ 80%, 20% किसी को दे दी पहले आदमी को, फिर क्या किया उसने, फिर क्या किया 25% सेकेंड आदमी को, तो 80 के 25% जाने के बाद कितना बचेगा, ठीक है 80 इंटू 25 बटे में कितना बचेगा 20 आ गया, तो बचा कितना हमारे पास 60, ठीक है। इस 60 का 50%, इस 60 का 50% किसको दिया सी को, तो 60 का 50% कितना होगा 30, और 30 में से 30 गया तो फिर बच्चा हमारे पास 30%, मतलब हमारे पास जो शेष राशि कितनी बची 30, और 30 बराबर कितना हुआ 1500, हमारे पास शेष राशि कितनी है 30%, कितनी है दोस्तों शेष राशि हमारी, तो 1% कितनी हो गई 1500 बटे हुए 30, तो 100% बराबर 1500 बटे हुए 30 गुणा 100, ठीक है। कितना आया, कितना है दोस्तों, इसको 50 बार कट गया ये, तो 50 गुणा 100 बराबर 5000, ठीक है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं, और सूत्र से भी कर सकते हैं और बिना सूत्र के भी कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कि हम किसी क्वेश्चन को सूत्र से भी कर सकते हैं और बिना सूत्र के भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। यहां पे देखो पहले हमने क्या माना 100, हमने पहले क्या माना 100, 20% उसने एक को दिया तो बचा कितना हमारे पास 80, फिर उसमें से 25% किसको दिया सेकंड परसेंट को, तो हमारे पास बचा कितना 60, 80 में इसका 20% निकालने बचे कितना 60, सॉरी 80 से हमने कितना निकाला 25%, तो 25% निकालने के बाद हमारे पास बचे कितना 60, और 60 से 60% में से हम 50% किसको देंगे सी को, तो सी को देने के बाद हमारे पास जो शेष राशि बचेगी वो कितनी बचेगी 30%, और 30% किसके बराबर है यहाँ पर 1500 के बराबर है, तो 1500 के बराबर 30%, तो 100% किसके बराबर होगा 5000 के। ये सिंपल सा तो क्वेश्चन है, इसके अंदर घबराने वाली बात कौन सी बात है, ठीक है। यदि किसी राशि में A% की वृद्धि की जाती है, फिर B% की और फिर C% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी हमारे X रुपये आए। हमने भी पढ़ा था कि हमारी जो परिणामी राशि वो कितना आएगा, परिणामी राशि कितना X रुपये है, तो शुरुआती राशि कितनी आएगी हमारे, शुरुआती राशि, शुरुआती रकम कितनी आएगी X, जो हमारी परिणामी राशि लास्ट में बची जो 100/100 प्लस A, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं वृद्धि कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है 100 प्लस B गुणा 100 बटे हुए 100 माइनस C, ये वृद्धि करने पर हमारा क्या आया यहाँ पर प्लस, ठीक है दोस्तों। हम आगे देखते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में X% की वृद्धि करने या कमी करने पर एक व्यक्ति Y रुपये में 1 किलोग्राम वस्तु कम या अधिक खरीद सकता है, तो प्रारंभिक लागत, तो क्या पूछ रहा वो प्रारंभिक लागत, क्या होगी XY बटे हुए 100 प्लस माइनस X गुणा A, ठीक है। जहां X क्या है, जहां X क्या है X% और Y क्या हमारी रुपए में, और A क्या है किलोग्राम में, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार क्या दे रखा है कि घटने पर ऋणात्मक चिन्ह और बढ़ने पर धनात्मक चिन्ह लगाना, ये तो हमें कॉमन सेंस की बात है कि अगर राशि बढ़ रही है परसेंटेज के अंदर तो प्लस लगाएंगे और घट रही है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि चीनी की कीमत 20% क्या हो जाती है कम, और अब व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम, व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। देखो 500 ग्राम है तो ग्राम को हमने क्या कर दिया, 500 ग्राम को हमने किलो में चेंज कर दो भाई, यहीं से 500 ग्राम को किलो में चेंज कर दो यहीं पे, ठीक है। 500 ग्राम, क्योंकि हमारा सूत्र क्या कह रहा है कि किलो में होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर दो 500 ग्राम को किलो में चेंज कर दो, कितना आया हमारे पास 1/2 kg, ठीक है। तो वास्तविक मूल्य क्या है, तो वास्तविक मूल्य क्या है मतलब प्रारंभिक मूल्य क्या था, ठीक है।
देखो क्या है हमारे पास उत्तर के अंदर, एक्स वाई बटे हुए 100 प्लस माइनस एक्स, एक्स वाई बटे हुए 100 प्लस माइनस एक्स गुणा ए बराबर एक्स की जगह हम क्या रखेंगे 20, वाई की जगह क्या रखेंगे हम 36, ठीक है। 100 प्लस ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस, ए की जगह क्या रखेंगे 1/2,